नमस्कार, मैं हूं रमन पांडे। देश में कई बड़े कत्ल केस की गुत्थी जब पुलिस नहीं सुलझा पाती या फिर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां भी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाती तो मदद ली जाती है फॉरेंसिक साइंस लैब की। तमाम साइंटिफिक टेस्ट के जरिए इन लैब्स में बड़ी से बड़ी गुत्थी को माइक्रोस्कोप के जरिए सुलझा लिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुंबई फॉरेंसिक लैब की नाकामी की बातें सामने आ रही थी। तब P7 ने एक तफ्तीश की। हमने अपनी तफ्तीश के जरिए ये जांचने की कोशिश की कि ये लैब किन हालात में काम कर रही है। तो क्या इस लैब को मिलेगा पासिंग सर्टिफिकेट या फिर हमारी जांच में ये लैब खुद ब खुद फेल हो जाएगी। मुंबई का अरुण टिक्कू हत्याकांड आपको याद होगा। ये केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। इस मामले की तफ्तीश कर रही क्राइम ब्रांच को तब एक तगड़ा झटका लगा जब डीएनए की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि जिस करण कक्कड़ की जिस कथित लाश को 2 टुकड़ों में पुलिस ने बरामद किया था उसका धड़ और सिर अलग अलग शख्स का है। अरुण टिक्कू हत्याकांड में पकड़े गए विजय पलांडे से पूछताछ के दौरान पुलिस को करण कक्कड़ नाम के व्यवसायी की हत्या का भी पता चला, जिससे पुलिस भी हैरान हो गई थी। और विजय की निशानदेही पर कुम्हारली घाट से करण कक्कड़ के कंकाल को 16 अप्रैल को बरामद कर लिया गया और करण के कंकाल को डीएनए जांच के लिए FSL में भेज दिया गया। और इस दरमियान पुलिस ने विजय के ऊपर अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ की हत्या का मुकदमा शुरू कर दिया। लेकिन 16 जून यानी ठीक 2 महीने बाद डीएनए रिपोर्ट ने इस जांच को सर के बल पलट कर रख दिया है, क्योंकि करण की मां और करण के धड़ का डीएनए मैच कर गया, जबकि कुम्हारली घाट से मिला कटा हुआ सर किसी और का है। अब क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है कि ये कटा हुआ सर आखिर किसका है और क्या इसकी भी हत्या विजय पलांडे और उसके साथियों ने की है। वहीं करण के भाई हनीश का कहना है कि उन्होंने पहले ही यह बताया था कि सर का हिस्सा उनके भाई का नहीं है। ये कोई मेरी ऐसी धारणा नहीं थी, ये लॉजिकली मैंने ये चीज बोली थी, क्योंकि वो जो स्कल था उसका साइज छोटा था, तो वो हो सकता है शायद मेरे को लगा कि टीनेज होगा कोई 17-18 साल का, तो उसका स्कल मेरे को लगा था, मेरे भाई का स्कल बड़ा था। इसके बारे में तो मेरे को पहले ही डाउट था। वो अभी ये क्राइम ब्रांच वालों के ऊपर है कि वो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो किसकी बॉडी है और वो किसका सर है। प्रोफेशनल किलर्स हैं और इनका काम ही है लोगों की हत्याएं करना, तो इनको कानूनी रूप से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके, ताकि लोग आगे जाके ऐसे क्राइम ना कर सके। इसे एक बात तो साफ है कि डीएनए रिपोर्ट के देरी से आने के चलते पुलिस ने पलांडे को महज 2 लोगों का ही कातिल समझकर मुकदमा शुरू किया था। अब सवाल ये है कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट से इसका खुलासा हो पाएगा कि ये कटा हुआ सर किसका है। आखिर कैसे सुलझेगा इस सर कटी लाश का रहस्य। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस इस नए हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार के साथ अश्विन पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। ऐसे तमाम मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस अक्सर फोरेंसिक जांच की मदद लेती है, लेकिन P7 ने यह जानने की कोशिश की कि FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी किस हालात में इन तमाम टेस्ट को अंजाम देती है। हमारी तफ्तीश में जो कुछ भी निकलकर सामने आया उसने हमें हैरान कर दिया, क्योंकि इन टेस्ट को करने के लिए FSL के पास जरूरी स्टाफ ही नहीं है, तभी तो सैकड़ों की तादाद में मामले लंबित पड़े हैं। वॉक इन इंटरव्यू ये इश्तिहार दिया है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। पिछले 5 महीनों से FSL के पास विभिन्न प्रकार की जांच के लिए योग्य अधिकारी मौजूद नहीं है, जिसके चलते पुलिस को जांच में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब P7 न्यूज ने FSL के निदेशक M.K. मालवीय से इस मसले पर बात करने की कोशिश की तो कैमरे को देखते ही उन्होंने हमें बाहर जाने को कह दिया। सुना आपने, इश्तिहार देने में हुई देरी पर निर्देशक साहब कुछ बोलना ही नहीं चाहते। खैर बोलेंगी भी कैसे, काम के दबाव ने इनकी बोलती जो बंद कर दी है। साइबर क्राइम के 600 और ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के करीब 120 मामले अभी भी जांच के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कामकाज करने के तरीके पे सवाल खड़े होते हैं।
मुंबई में आए दिन साइबर क्राइम से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं और एक आंकड़े के मुताबिक हर महीने करीब 120 मामले एफएसएल को जांच के लिए दिए जाते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते पेंडिंग मामलों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया है। शायद इसी से परेशान एफएसएल ने इश्तिहार देकर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है और इस भीड़ को देखकर ये साफ हो जाता है कि कितने लोग एफएसएल से जुड़कर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इसके बाद भी इंटरव्यू के लिए इश्तिहार देने में 5 से 6 महीने की देरी की गई। फिलहाल साइबर क्राइम में कुल 19 और साइकोलॉजी विभाग में 6, जबकि लैब में सहयोगी के तौर पर काम करने वालों के लिए भी जगह खाली है। वहीं इन सभी को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दी जानी है। मैं यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे फिलहाल 25 वैकेंसीज है, तो इसलिए अप्लाई किया। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही 1 साल के लिए। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा तो वहाँ से पता चला, तो आज मैं इंटरव्यू के लिए आया। ये हम लोग ने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था, तो उसके हिसाब से आ गए। परमानेंट नहीं है, स्टार्टिंग में तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आफ्टर दैट अगर उन लोग के ऊपर डिपेंड है, अगर परमानेंट होता है या नहीं, तो फिर मोस्टली तो अभी सब जगह पे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं, काम करा के लेते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। एफएसएल ने नई भर्ती करने की शुरुआत का पहला कदम तो आगे रख दिया, लेकिन इस शुरुआत में इतनी देरी क्यों की गई? आखिरकार इतने महीनों तक क्या कर रहा था एफएसएल प्रशासन? आखिरकार इस देरी का जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार और फैजान खान के साथ अश्विन पांडे, T7 न्यूज, मुंबई।